हेलो स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। चैप्टर नंबर 9 हमारा रनिंग में है। फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे हम लोग और इसमें 5 फंडामेंटल राइट्स हो गए थे। छठा जो है फंडामेंटल राइट्स उसको देख लेते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसके बारे में आज बात करना है। इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू नरेट द फंडामेंटल राइट्स the constitution only, but the kinds of arrangement is necessary to be there kept also। देखिए ये सफिशिएंट नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स का जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन किया गया है, लेकिन इसका होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द राइट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एंड कैन नॉट बी वायलेट। ये जो आपके राइट्स हैं वो प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए बच्चों, और इसको कभी भी वायलेटेड नहीं होना चाहिए। द राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल द रेमेडी इज इन द इंस्ट्रूमेंट। देखिए ये जो राइट टू रेमेडीज है ये एक इंस्ट्रूमेंट है विच प्रोटेक्ट द राइट्स, जो क्या करता है आपके राइट्स की रक्षा करता है। अंडर दिस इट इज़ द राइट ऑफ एवरी सिटीजन। देखिए ये प्रत्येक नागरिक का अधिकार होता है दैट ही कैन नॉक द डोर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये क्या करता है सीधे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को नॉक करता है। व्हेन ही फंडामेंटल राइट्स आर द वायलेटेड, यदि कोई भी व्यक्ति आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, जुडिशरी कैन इश्यू द 5 काइंड्स ऑफ ऑर्डर्स। तो जुडिशरी क्या करेगा, इसके खिलाफ 5 प्रकार के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स को लागू कर लेता है, जैसे हेबीस कॉर्पस, सुप्रीम ऑर्डर, प्रोटेस्ट, राइट टू क्वेश्चन, ट्रांसमिशन रिट। डॉक्टर अम्बेडकर while the explaining the importance of this arrangement that is the heart and soul of the constitution। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसका वर्णन करते हुए कहा था कि यह हमारे संविधान का जो पार्ट है वो हमारी आत्मा और हार्ट है हमारे संविधान का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर क्या होता है, जो भी स्टेट्स होते हैं बच्चों वे क्या करते हैं, इसके लिए अरेंजमेंट की व्यवस्था करते हैं। अंडर जो आर्टिकल है 36 से लेकर 51 तक, दिस पार्ट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड विद द इंस्पिरेशन ऑफ द आयरलैंड। देखिए जो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात है, ये हम लोगों ने जो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हम लोगों ने लिया हुआ है। एंड गिव फ्रॉम द वेलफेयर स्टेट फॉर द पीपल। और जो भी स्टेट में आप रह रहे हैं, ये वहाँ के स्टेट की जिम्मेदारी होती है जो आपके लिए वेलफेयर का कार्य करे। ऑन द अदर हैंड फंडामेंटल राइट्स आर द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट, वेयर ऑन द अदर हैंड अगर आप दूसरे तरफ देखें तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंडिविजुअल के डेवलपमेंट से संबंधित है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर द मीन्स द अचीवमेंट ऑफ द कलेक्टिव सोशल डेवलपमेंट। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब होता है कि ये कलेक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें सभी इंडिविजुअल्स को ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है। इन दिस डायरेक्ट प्रिंसिपल्स सच थिंग्स आर इंक्लूडेड। देखिए क्या क्या चीज़ें इंक्लूड किया गया है। बाय द सोशल एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी अचीव। इसमें सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव किया गया है। टू इम्प्लीमेशन द पॉलिसी प्रिंसिपल बाय द स्टेट। और ये जो पॉलिसी है ये स्टेट के द्वारा इम्प्लीमेशन किया जाता है। इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ वेरियस इकोनॉमिक सोर्सेज। इसके लिए बहुत सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। So the implementation of these principles have not been made mandatory for the future governments.
देखिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि जो भी फ्यूचर गवर्नमेंट्स है वो आपके लिए वर्क करती है। इट मीन्स द absence ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच पॉलिसी प्रिंसिपल डोर कैन नॉट नॉक द सुप्रीम कोर्ट। Likewise, the directive principles are not fit the protest, where the fundamental rights protests can be raised lawfully for the completion of court। देखिए, जो भी हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को भी खटखटा सकते हैं। गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट some principle in the some industry of the improvement of labor problems and the providing the minimum wages the unskilled labor in the organized। देखिए, गवर्नमेंट हमेशा ये प्रयास करती है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसको लागू करें। वो जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर इम्प्रूवमेंट के कार्य करती है, जो हमारे लेबर्स की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करती है, और इसके साथ साथ जो अनस्किल्ड लेबर हैं उनको ऑर्गेनाइज करती है। गवर्नमेंट हैज टेकन द मनी स्टेप टू इंकरेजमेंट द स्मॉल विलेजेस इंडस्ट्री, और सरकार बहुत तरह के प्रयास करती है कि जो हमारे छोटे मोटे इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इनकरेज करें। गवर्नमेंट हैज डन अ लॉट्स ऑफ द फॉर डेवलपमेंट, गवर्नमेंट बहुत सारे कार्य करती है जिससे कि डेवलपमेंट हो, वेलफेयर का कार्य हो, शेड्यूल कास्ट के लोग हो या शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हो, उन सभी के भलाई के लिए सरकार बहुत सारे कार्यों को करती है। इवन फॉर द हेल्थ ऑफ फीमेल्स एंड देयर डिलीवरी प्रॉब्लम, इसके साथ साथ वो हेल्थ की समस्या और जो महिलाएं हैं उनकी डिलीवरी की समस्याओं को दूर करवाती है। गवर्नमेंट हैज टेकन अ लॉट ऑफ हेल्पिंग स्टेट, गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे हेल्पिंग स्टेट उठाती है। तो इम्प्लीमेंटेशन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल द राइट टू एजुकेशन, देखिए इसी में हमारा जो राइट टू एजुकेशन का भी अधिकार है, और ये हमारा लीगल शेप है। द होल कंट्रीज पंचायत राज, देखिए पूरे देश के अंदर पंचायत राज सिस्टम लागू है। हैव इन अ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस, और ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। द सम एक्सटेंड थ्रू द महात्मा गांधी, बहुत सारे स्टैंड जो है महात्मा गांधी के द्वारा उठाए गए हैं, जैसे महात्मा गांधी नरेगा प्लान है, राइट टू गारंटी वर्क, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो एक स्टेट के द्वारा उठाए गए हैं, और इन्हीं सभी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स माना गया है। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं बच्चों फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। देखिए, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये होते हैं सिटीजन्स के लिए। जिस प्रकार से स्टेट आपके लिए कुछ कार्य कर रही है, वैसे ही देश के प्रति आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती है और उनको हमें पूरा करना चाहिए। द फीलिंग ऑफ ड्यूटीज आर नेचुरली द कनेक्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट, देखिए जो भी ड्यूटी है उसका जो संबंध है वो हमारे राइट से है। देयर इज नो एग्जिस्टेंस राइट्स, आपके राइट्स को कोई भी नहीं ले सकता इन द अब्सेंस ऑफ ड्यूटी। थ्रू व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्ट, जब भारत का संविधान एडॉप्ट किया गया था, एट द टाइम इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स वर इन द एग्जिस्टिंग, और उसके बाद ही ये फंडामेंटल राइट्स की उत्पत्ति हुई है। और इसके साथ साथ ही हमारी ड्यूटी और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है स्टेट की उसको निर्धारित किया गया है बच्चों। बट द सिविलियन ड्यूटीज वर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो सिविलियन ड्यूटी है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया गया है। द इंडियन ट्रेडिशन, जो हमारी परंपराएं हैं, सोशली अरेंज है, लाइफ है एंड द कस्टम स्कारमेंट है, इन्वॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी सिविलियन इन द इनहेरिटिव। दिस स्लोगन ऑल्सो द डिनोट्स अबाउट द टू आर द नेशन, ये जो स्लोगन है ये हमारे राष्ट्र से संबंधित है। लैंड इज मदर एंड द अर्थ इज सन, देखिए जो ज़मीन है उसको माता कहा गया है और अर्थ को सन कहा गया है। इट इज़ विद द ड्यूटी ऑफ द प्रोटेक्शन एंड नेचर, ये हमारी ड्यूटी है कि हम क्या करें, इस नेचर को प्रोटेक्ट करें, उसकी सुरक्षा करें। लैंड विच गिव द बर्थ इज इक्वल हेवन, क्योंकि जो हमारा लैंड है वो बर्थ के समान इक्वल है और इसको स्वर्ग माना गया है। अबाउट द ड्यूटी रिगार्डिंग द इंटीग्रिटी एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया, देखिए जो भी हमारी ड्यूटीज है वो हमारी अखंडता और प्रोटेक्शन से संबंधित है राष्ट्र के।
by the 42 Constitution Amendment of the place has been accorded the narration of the duties of state। देखिए 42वें संविधान के संशोधन में आपकी ड्यूटीज़ के बारे में वर्णन किया गया है। इन द चैप्टर 4A द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें इसका वर्णन किया गया है कि इसमें आपके कौन कौन से ड्यूटी होनी चाहिए। तो चलिए आज हम इन ड्यूटीज़ के बारे में देख लेते हैं हमारी कौन कौन सी ड्यूटी है बच्चों। फर्स्ट हमारी जो ड्यूटी है द ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट, जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशन है जैसे फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम है, इन सब का हमें आदर भाव करना चाहिए। सेकंड, कीप द माइंड हाई आइडल्स, हमें हमेशा जो हमारे नेशनल मोमेंट्स में लोग हैं उनके हाई आइडल्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। थर्ड, ओबे एंड प्रोटेक्ट द सेक्युरिटी, हमें अपने अखंडता और सिक्योरिटी को बनाए रखना चाहिए, उसको सुरक्षा के लिए हमें प्रदान करना चाहिए, उसको सिक्योर करना चाहिए। टू प्रोटेक्ट कंट्री, हमें अपने देश की रक्षा करना चाहिए, जब भी देश को जरूरत हो तो हमें तुरंत आगे बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। अमंग द ऑल पीपल ऑफ इंडिया फीलिंग ऑफ द हार्मनी इक्वल, इंडिया के अंदर सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, एक साथ इक्वल रहना चाहिए और अपनी भावनाओं का आदर करना चाहिए। रिलीजियस के हिसाब से, धर्म के हिसाब से सब मिलजुल कर रहना चाहिए। 6 पॉइंट है वी शुड अंडरस्टैंड द ग्लोरियस कन्वेंशन ऑफ कल्चर, हमें अपने कल्चर को बनाए रखना चाहिए जो हमारा प्राचीन समय से आ रहा है। 7 पॉइंट है वी शुड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, हमें प्रकृति की रक्षा करना चाहिए। जो हमारे फॉरेस्ट हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, इन और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, इन सभी को हमें प्रॉपर वे में सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट, हमें जो भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का वायलेंस और नहीं दिखाना चाहिए और हमें साइंटिफिक नॉलेज को क्या करना चाहिए, हमें बढ़ाना चाहिए। इन ऑल द फील्ड इंडिविजुअल द कलेक्टिव एक्टिविटी शुड बी द मेड द रीच द पीक ऑफ नेशन, सभी लोगों को अपनी इंडिविजुअलिटी को अपनाना चाहिए और अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। 10th पॉइंट है इट इज़ द पेरेंट्स ऑफ गार्जियन हैविंग द चाइल्ड, जितने भी पेरेंट्स हैं जो गार्जियंस हैं वे 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है उन सभी को उनको प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि वो अपने जीवन को प्रॉपर वे में जी सके। तो बच्चों इस प्रकार से आपने देखा जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उसको हमें पूरा करना चाहिए और देश की तरक्की में हमें अपना योगदान करना चाहिए। चलिए बच्चों, आज चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोग कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय।